आ रही है, नहीं आ रही है। ठीक ठीक है। देखो आवाज दीजिए ना। तो हम लोग अभी लाइव हो चुके हैं अपने निर्धारित समय से जी। और बंद कर दो, दरवाजा बंद करो। और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ यहाँ कुछ श्रोता, कुछ हमारे दर्शक, हमारे मित्र जो हर बार यहाँ उपस्थित रहते हैं, हर व्याख्यान में वो आज भी होंगे। हम लोगों ने छात्रों के इस छोटे से मंच से, मुक्तिबोध साहित्यिक मंच जिसका नाम है, जो मूलतः इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के छात्रों की रचनात्मक पहल का परिणाम है, इस मंच से कोरोना काल में ऑनलाइन व्याख्यान की एक श्रृंखला शुरू करने का मन बनाया और उसके केंद्र में रखा भारतीय नवजागरण, भारत की खोज, भारतीय नवजागरण के विभिन्न पहलुओं पर फिर से बात हो और यह देखा जाए कि भारतीय नवजागरण में जिस भारत को खोजने की संकल्पना थी, वह भारत कैसा था। आज नवजागरण के मूल्यों पर चारों तरफ से हमला हो रहा है। जैसी राजनीति और जैसा समाज हमारे सामने है, उसमें उन मूल्यों को ढहाने की कोशिश हो रही है, तो हम फिर उन मूल्यों की पड़ताल करें। लेकिन साथ ही साथ यह भी है कि कल अब तक इस श्रृंखला में कुल 19 व्याख्यान हो चुके हैं। तो हम लोग जब से शुरू किए थे जुलाई 2020 से कोशिश करते हैं कि हर महीने 2-3 व्याख्यान करें। फरवरी में इसमें अंतराल रहा, फरवरी महीने में कोई व्याख्यान नहीं हुआ और यह मार्च का पहला सप्ताह है और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और लगभग पूरा सप्ताह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो एक तिथि नहीं होती है। हालांकि हम लोग कोई अनुष्ठान में विश्वास नहीं रखते नवजागरण की चेतना के संवाहक होने के नाते, लेकिन फिर भी यह सवाल तो बार बार है ही, या यह महत्वपूर्ण सवाल है हमारे लिए जानने के लिए, समझने के लिए, बात करने के लिए कि इस बृहत्तर नवजागरण की परिधि में स्त्री का देश कहाँ था। क्यों नवजागरण के दौर की एक कवयित्री यह कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। स्त्रियों ने पत्रिकाएं निकाली, लेखन किया, प्रचुर मात्रा में लेखन किया, समृद्ध वैचारिक लेखन किया, लेकिन उनके लिखे को उस तरह से रेखांकित या रिकॉग्नाइज नहीं किया गया जैसा उस दौर का पुरुष लेखन है। अभी भी अनामिका जी तो कहती ही हैं कि हमारे लिखे को कैसे पढ़ा जाता है। तो यह सारे सवाल हैं कि नवजागरण के दौर में स्त्रियों का योगदान, उनका वैचारिक हस्तक्षेप, उनकी वैचारिक भूमिका, उनके लेखन की भूमिका को क्यों नजरअंदाज किया गया। और जैसा वो चाहती थी, मूलतः नवजागरण स्वाधीनता आंदोलन था, मुक्ति आंदोलन था, तो स्त्री मुक्ति का सवाल क्यों एक गौण सवाल रहा, आज तक क्यों गौण सवाल है। नवजागरण के अधूरे कार्यभार पूरा करने की बार बार बात होती है और अभी भी वो सवाल अधूरा है। तो स्त्री अपने लिए उस नवजागरण में कैसा भारत बना रही थी, कैसा भारत निर्मित कर रही थी, कैसी उसकी आकांक्षा थी कि उसके लिए कैसा भारत हो, उसके लिए कैसा समाज हो। इन सवालों पर हम बातचीत करना चाहते हैं आज, जिसकी पृष्ठभूमि में है कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की संलग्नता। लेकिन यह नवजागरण के उसी व्याख्यान श्रृंखला का एक हिस्सा है जिसमें अब तक 19 हो चुके हैं और एक तरह से ये उसकी अगली कड़ी है। हमें खुशी है कि हमारे बीच में इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर गंभीरता से बातचीत करने के लिए स्वतंत्र शोध अध्येता जो मूलतः नवजागरण पर काम करती रही हैं, जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से अपने शोध कार्य के दौरान, जो शोध की अवधि होती है, उसमें एक महत्वपूर्ण कार्य किया है स्त्री और नवजागरण को लेकर, और साथ ही साथ मर्यादा पत्रिका पर भी उनका बहुत महत्वपूर्ण काम रहा है, जो अभी और उसमें कुछ और जोड़ रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में वह काम भी हमारे सामने आएगा, हम उससे समृद्ध होंगे। उन्होंने हमारा निमंत्रण, हमारे मंच का निमंत्रण स्वीकार किया और आप जानते हैं कि इस सप्ताह में लगातार व्यस्तताएं रहती हैं, खास करके स्त्री जीवन पर विचार करने वाली और बातचीत करने वाली लेखिकाओं की, विचारकों की, महिलाओं की। उनका आज ही एक कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को निरस्त करके, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं और उन्हीं के मंच से वो कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम को छोड़ करके उन्होंने हमारी इस बातचीत में शामिल होने को वरीयता दी। मैं अपनी ओर से
अपने साथियों की ओर से, अपने मंच की ओर से, अपने मित्रों की ओर से, यहाँ जुड़े श्रोताओं और मित्रों की ओर से, सबकी ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ इस आभासी मंच पर, और उनसे अनुरोध करता हूँ कि नवजागरण का स्त्री पक्ष जो उनकी सहमति से उनसे बात करके विषय तय की गई है, उस पर अपनी बातचीत आरंभ करें। इस बातचीत के अंत में यदि कुछ महत्वपूर्ण सवाल आएंगे तो उन महत्वपूर्ण सवालों पर भी हम उनसे बातचीत करेंगे एक पूरक वक्तव्य के रूप में। पर अभी वो अपनी बातचीत आरंभ करें, और समय की हमारी ओर से कोई सीमा नहीं है, जब तक उनकी बात पूरी हो जाए तब तक हमारे पास समय है। बहुत आदर के साथ मैं आदरणीय सुनंदा जी को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सूर्य नारायण जी। मैं सुनंदा पराशर आप सबके बीच उपस्थित हूँ और बहुत आभारी भी हूँ कि मुक्ति बोध साहित्य मंच ने मुझे यह मौका प्रदान किया कि फेसबुक के माध्यम से मैं स्त्री नव जागरण के स्त्री पक्ष पर अपनी कुछ बातें रख सकूं। हिंदी साहित्य और साहित्य के इतिहास में नवजागरण की अवधारणा, प्रवृत्ति और नामकरण पर अध्येता, शोधकर्ता, वैचारिक आलोचक, बड़े बड़े विद्वान अनेक दृष्टिकोणों से, वैश्विक दृष्टिकोण लेकर के कि पूरे विश्व की क्या अवधारणाएं हैं नवजागरण को लेकर के, उस पर बहुत गंभीर विचार विमर्श लगातार करते रहे हैं। लेकिन उसमें निरंतर एक क्या कहने मुद्दे का अभाव रहता है, वह होता है स्त्री पक्ष। स्त्री पक्ष का जो नाम लिया जाता है वो स्त्री सुधार मार्ग की स्त्री सुधार आंदोलन चल रहे थे, यह कहकर ये चर्चा एक दरकिनार कर दी जाती है बड़े बड़े विमर्शकारों के बीच में। बाकी सारा जोर होता है नवजागरण की अवधारणाओं पर। हिंदी साहित्य के इतिहास काल के विभाजन के आधार पर 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध गद्य के विकास का काल माना जाता है। साहित्य के इतिहास के विभाजन की दृष्टि से अगर हम देखें तो आचार्य शुक्ल स्वयं इस काल विभाजन पर कहते हैं कि साहित्य जो है जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। मैं फिर रिपीट करूंगी, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य। जब वो ये कहते हैं कि जनता की चित्त वृत्तियों का परंपरा के को परखते हुए साहित्य के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है, तो मेरे विचार से इस बात पर आदिकाल और रीतिकाल का साहित्य में जनता की चित्त वृत्तियां साहित्य से कितना सामंजस्य स्थापित कर पाई थी, यह एक विचारणीय प्रश्न जरूर होना चाहिए है। मेरे विचार से आधुनिक काल में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पहली बार जनता और साहित्य के बीच एक सहज संवाद आरंभ हुआ। पहली बार आधुनिक काल में जनता की जो चित्त वृत्तियां थी, जो जनता की चित्त वृत्तियां थी, वो साहित्यकारों के विमर्श का मुद्दा बनी। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा साहित्य का समृद्ध प्रकाशन काल नवजागरण का आरंभ माना जाता है। पत्र पत्रिकाओं के द्वारा जो आधुनिक काल के साहित्य का आरंभ हुआ वह पत्र पत्रिकाओं के द्वारा हुआ। भारतीय नवजागरण, हिंदी नहीं भारतीय नवजागरण धार्मिक और सामाजिक सुधारों को लेकर के चल रहे। नवजागरण के अध्येताओं के लिए यह बात नई नहीं है कि धार्मिक और सामाजिक सुधारों को लेकर के जो भी आंदोलन बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात, दक्षिण में हुए,
वैसे आंदोलन हिंदी प्रदेशों में नहीं हुए। उसका कुछ मुख्य जो कारण थे, उसमें से एक कारण यह भी था कि बंगाल हो, दक्षिण के राज्य हो, गुजरात हो, ये सब उपनिवेशवाद के लिए व्यापारिक केंद्र बने। व्यापारिक केंद्रों के कारण वहां पर औद्योगिक विकास भी पहले हुआ और स्कूल कॉलेजों के द्वारा शिक्षा का प्रचार प्रसार भी पहले हुआ। अतः जाहिर है कि वहां पर चेतना पहले आई, और जब चेतना पहले आई तो ये एहसास भी पहले आया कि जब ब्रिटिशर्स या उपनिवेशवाद उन्हें असभ्य और बर्बर कह रहा था तो वह किन कारणों से कह रहा है। और इस वर्ग में जब गुलामी का एक भाव आया तो अहम का भी सवाल उठ खड़ा हुआ, और उस अहम में सबसे पहले ये सवाल हुआ कि जो है कि हम अपनी परंपराओं को जिन जिन जो बर्बर और असभ्य कहलाने का कारण बन रही थी, उनमें कुछ सुधार किए जाए। तो कुल मिलाकर के शिक्षा की जो चेतना थी, वो चेतना कम और ये भाव ज्यादा था कि उपनिवेशवाद के सामने अपने आप को बर्बर और असभ्य ना कहलाया जाए। उसकी भावना से मुक्ति का कारण प्रमुख रहा था। स्त्री शिक्षा, विधवा आदि की समस्याएं तो आई, लेकिन जिस तरह के सुधारों की बात की गई, स्पेशली विशेषता हिंदी क्षेत्र में, वह स्त्रियों के पक्ष में नहीं थी। हम जानते हैं जब विश्व में किसी भी देश में किसी भी जगह जब साहित्य की अवधारणाओं में या देशकालीन अवधारणाओं में जो स्थितियों में कोई भी बदलाव आता है तो वह एक गंभीर साहित्यकारों के लिए, विचारकों के लिए गंभीर विमर्श का कारण बनता है। ठीक उसी तरह से हिंदी नवजागरण या हिंदी साहित्य में नवजागरण के नामकरण के संदर्भ में भी हुआ। जब साहित्य में हिंदी नवजागरण काल की बात आती है तो सदी के सभी श्रेष्ठ विचारकों के विमर्श का मुद्दा नवजागरण को लेकर के उसके नामकरण पर ज्यादा होता है कि रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण का नाम दिया, वह कितना तर्कसंगत है। नवजागरण शब्द का प्रयोग तो बंगाल नवजागरण के रूप में आया, क्योंकि इसमें धार्मिक और सामाजिक अवधारणा शामिल थी। लेकिन जब हम हिंदी के नवजागरण की बात करते हैं तो हमारे विद्वान आचार्य बहुत विमर्श के साथ इस बात पर जोर देते हैं कि इसे नवजागरण कहा जाए या पुनरुत्थानवाद कहा जाए। पुनरुत्थानवाद किसका? लोक जागरण का। लोक जागरण भक्ति काल में भी हो चुका था। कोई कोई विचारक जो है उसको वेदों से भी जोड़ लेते हैं, लेकिन इसे नवजागरण कहा जाए तो भक्ति काल के नवजागरण के कितना ये करीब ठहराया जाता है। आदि इत्यादि पर विचारात्मक और विचारोत्तेजक रूप से प्रस्तुत करने की बहुत होड़ सी लगी रहती है। इसके विषय में नवजागरण नामवर सिंह कहते हैं कि 19वीं शताब्दी का नवजागरण 15वीं सदी के नवजागरण के लोक जागरण का पुनरुत्थान नहीं, हालांकि एक में दूसरे की चेतना अंशतः विद्यमान थी। 19वीं शताब्दी का नवजागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से इस बात में भिन्न वह ठहराते हैं कि लोक जागरण या भक्ति काल का जागरण किसी उपनिवेशवाद की उपज नहीं था, इसलिए उसकी अंतर्वस्तु, ऐतिहासिक अंतर्वस्तु भिन्न हो जाती है। लोक जागरण इसलिए भी भिन्न है कि जो विचारक आए वह भद्र समाज के थे, शिक्षित वर्ग थे, और नया जो भद्र लोग जो आया था वह ना तो सामान्य जन के बीच से आया था, ना ही उसकी समस्याएं समान थी, ना ही उसके जीवन निर्वाह या जाति या मनुष्योचित पद से निम्न ठहराए जाने की बातें थी उसमें। तो उसका परिणाम ये हुआ कि वह लोक जीवन में घुल मिल नहीं सका और ना ही निम्न वर्ग इस नए नवजागरण से जुड़ सका। एक इसमें जो अंतर्द्वंद उभरता है वह होता है
विशिष्ट होने का भाव। नव जागरण में इस भद्रलोक की मूल समस्या, भारतेंदु जी के शब्दों में कहें तो समस्या थी सत्व की। जब वो कहते हैं सत्व निज भारत गहे, अर्थात अस्मिता, ये शब्द उनके यहाँ अस्मिता के संदर्भ में आया। अस्मिता राजनीतिक स्वाधीनता, इस सत्व की पहली कड़ी थी। राष्ट्रीय शब्द से जुड़ी, हालांकि इसको आरंभिक और बाद के भी नवजागरण कालीन प्राप्त साहित्य में स्वाधीनता का स्वर यदि कहीं दिखता भी है तो बहुत स्फुट सा है, इनडायरेक्ट है, अपरोक्ष रूप से आता है। भारत भारती हो या राम की शक्ति पूजा, सत्ता से सीधे सीधे टकराने का साहस कोई भी साहित्य नहीं कर पाया। मतलब हिंदी साहित्य में तो कम से कम इसका तकरीबन लगभग अभाव सा ही है। प्रश्न यह उठता है कि हिंदी में जब नवजागरण की अवधारणा में स्वाधीनता का स्वर था ही नहीं। वैसे एक बात बताती चलूं कि यह जो बात मैं कह रही हूं कि हिंदी नवजागरण की अवधारणा में स्वाधीनता का स्वर नहीं था, ये मेरे शब्द नहीं, नामवर जी भी इस बात को अपने व्याख्यानों में कह चुके हैं। और ना ही स्त्री सुधार और सामाजिक सुधार उनकी विचारधारा के प्रमुख विचारधारा में प्रमुख रूप से शामिल नहीं थे। तो सत्व था क्या? सत्व भारत भारती हो या बार बार हर रचनाओं में, लेखों में, भाषणों में, उद्धरणों में भारत की महान सती सीता सावित्रियों की महान एक जो श्रृंखला बनाई गई, अतीत राग के द्वारा श्रेष्ठता की भावना को सिद्ध करने की कोशिश करना, ये था सब। धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में, वेदों में स्त्रियों के स्वच्छंद जीवन, स्वयंवर के द्वारा वर चुनने का अधिकार, वीर गाथाएं, गार्गी और मैत्रेयी के शास्त्रार्थ से जुड़ी कहानियों, ये कहानियां थी। इन कहानियों से परे बौद्ध काल में थेरी गाथाओं में भी इसकी प्रमाणिकता मिलती है कि हाँ, महिलाएं थी, प्रमुखता से मौजूद थी और उनकी अपनी एक आइडेंटिटी भी रहेगी। परंतु यह सब अतीत से जुड़ा था। उसका उपनिवेशवाद या उससे पूर्व के भी कुछ सदियों में कोई अता पता था नहीं। सच्चाई के रूप में हम देखें तो करीब करीब भारत के 1000 वर्षों के इतिहास में, साहित्य के इतिहास में स्त्री या तो घर की चौखट में थी या कवियों की कल्पनाओं में। मीराबाई, आंडाल जो कि दक्षिण भारतीय थी हालांकि, और कुछ एक स्त्री कवियों को और रीतिकाल में भी हुई, उनको छोड़ दें, कुछ एक नाम मात्र को छोड़ दें, तो नवजागरण से पहले स्त्रियां सामाजिक बाह्य जीवन से गायब थी, वैचारिक विमर्श से गायब थी, किसी भी रूप में वैचारिक विमर्श। साहित्य के इतिहास में स्त्री सुधार आंदोलनों का मुद्दा थी उससे जुड़ी हुई रूढ़ियां, सती, बाल विवाह, बाल विधवा विवाह, विधवा विवाह नहीं, बाल विधवा विवाह, भ्रूण हत्या। और जब मैं कह रही हूं कि मुद्दा थी, तो मुद्दा कहने का एक अर्थ है, वो मुद्दा थी, विमर्श नहीं। इसको मैं बाद में स्पष्ट करूंगी। भारत में उपनिवेशवाद और नई शिक्षा नीति, स्त्री सुधार और सामाजिक आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सामंती व्यवस्था की रूढ़ियां टूटी। स्त्री के प्रति भोग्या की भावना में बदलाव तो हुआ, लेकिन साथ ही ये जो बदलाव था अहम को तो संतुष्टि नहीं दे रहा था, पुरुष पितृसत्तात्मक वर्चस्व को। तो एक भावना आई कि हम इतने निराध हम तो नहीं है। रीतिकालीन कवियों की बात छोड़ दीजिए, तो सामान्य भद्रलोक तो ये महसूस नहीं करता, क्योंकि रीतिकालीन काल तो एक तरह से आलोचनाओं का शिकार भी हुआ अपनी प्रवृत्तियों के कारण। तो एक समाज में एक नई जो पहले से मौजूद थी, उस भावना का प्रखर रूप में, मुखर रूप में जन्म हुआ, आया, वो थी पितृसत्तात्मक व्यवस्था। इसमें
स्त्री की नई छवि गढ़ने की कोशिश की गई, गढ़ने की। पुरानी तस्वीर को एक कलरफुल फ्रेम में, कलरफुल करके एक नए फ्रेम में गढ़ने की कोशिश। ये क्यों गढ़नी पड़ी? इसमें सबसे रोचक बात थी इस गढ़न में कि स्त्री सुधार जो भी आए वो पाश्चात्य सभ्यता के सुधारों के बाद ही आए। पाश्चात्य सभ्यता के आगमन के बाद जो सुधार हुए नई शिक्षा नीति के बाद, उसी के बाद आए उपनिवेशवाद के सामने सुसंस्कृत समाज। जब मैंने पहले भी कहा कि बर्बर असभ्यता कहलाने के बरक्स एक सुसंस्कृत समाज गढ़ने का दबाव बढ़ रहा था। छापे खाने प्रेस की जो स्थापना हुई, उसने वह जमीनी समाज सुधार का एक माध्यम बन चले थे। उत्तर भारत में जो शिक्षित वर्ग था, वह सुधारों के प्रति चेतनता से अपना प्रचार प्रसार कर रहा था। सुधारों के प्रति जो चेतना आई, उसके साथ ही एक और चेतना आई अपने वर्चस्व की सतर्कता को लेकर के। और ये सतर्कता जानते हैं किस बात में थी? ये सतर्कता थी कि बंगाल में जो नवजागरण हो चुका है, अन्य प्रदेशों में जो नवजागरण हो चुका है, वो करीब करीब 50 वर्ष पहले हो चुका था। जब ये हिंदी प्रदेश में सुधारों की बात आई, भारतेंदु काल से जो पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन जनमानस तक पहुंचने आरंभ हुए, तो उसमें एक पूरी सतर्कता थी कि अपने प्रदेश में किस हद तक सुधारों की जरूरत है। स्त्री सुधार किस तरह से लेकर के चले, कितने हों, कितने नहीं हों, और उन्होंने अपनी जरूरतों और शातिर सतर्कता के साथ एक ऐसी भूमि तैयार की जहां पर किसी तरह के आंदोलनों की जरूरत ही ना हो। जब कहा जाता है ना कि हिंदी पट्टी में स्त्रियों को लेके या समाज सुधारों को लेके कोई आंदोलन नहीं हुआ, उसका कारण एक तो ये था कि भाई जब स्त्री सुधार, जाति सुधार, शिक्षा को लेकर के, अनेक रूढ़ियों को लेकर के जो सुधार हो चुके हैं, जिसको लेकर के एक पूरे ही भारत में कहीं ना कहीं चेतना का प्रचार प्रसार हो चुका था, उनको दोबारा से उठाने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत महसूस नहीं की गई। ये बात किसी हद तक मुझे तो सही लगती है कि ना तो स्त्रियों के द्वारा, मतलब सड़कों पर नहीं उतरे, वो एक मुख्य चीज थी। तो एक खाका तैयार हुआ कि समाज की जरूरतें क्या हैं। अब इससे आगे बढ़ा जाए कि समाज की जरूरतें क्या है। ठीक है, सुधार होने चाहिए समाज में, सुधारों को एक्सेप्टेंस मिल जाए, ये किस किस तरह के सुधार हो, लेकिन फिर खाका तैयार हुआ कि समाज की असल जरूरतें हैं क्या। और कि और सुधारकों का एक प्रमुख बिंदु ये भी था कि स्त्रियों की शिक्षा किस तरह की हो, सामाजिक जीवन में उनकी भागीदारी कितनी हो। जब नामवर सिंह अपने लेख में ये कहते हैं कि नव जागरण में लोक जागरण की चेतना का कुछ अंश मिल गया था, तो मैं यही बात स्त्री नवजागरण के संबंध में कहूंगी कि स्त्रियों के लिए गार्गी, मैत्रेयी, दमयंती, मीराबाई, एक हद तक मेरे लिए मीराबाई भी कहानियों तक शामिल थी, एक अतीत थी। और मीराबाई का जहां तक संघर्ष का सवाल है, उसको स्त्री चेतना के साथ जोड़ने का सवाल है, तो हो सकता है मैं गलत हूं, पर मेरी अवधारणा में मीराबाई की जो चेतना थी उस समय किसी भी स्त्रियों के जागरण या स्त्रियों से जुड़ाव उस चेतना का नहीं हुआ था। सामान्य जन के बीच में उनकी चेतना का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। 19वीं सदी के सुधार वास्तव में स्त्री के लिए सुधार का माध्यम भी बने। यह ये बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती के सहयोग आदि और अन्य सुधारवादी आंदोलनकारियों के कारण स्त्री को जीवन मरण के प्रश्न से तो मुक्ति मिल गई, सार्वजनिक जीवन में प्रवेश के द्वार भी खुल गए थे। और बड़ी सतर्कता के साथ हुआ ये कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए शिक्षा के मायने पुरुषों से भिन्न रखते हैं। जब नया भद्रलोक उभरा, उसने
जिस वातावरण में स्वयं को शिक्षित किया वह अंग्रेजी संस्कृति का वातावरण था, और उन्हें विदेशी संस्कृति का ज्ञान हुआ, यूरोपियन सभ्यताओं का ज्ञान हुआ। वहां पर हुए जाहिर है शिक्षा से संबंधित सामाजिक आंदोलनों के साथ साथ स्त्री से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए, जैसे फ्रांस में हिंसा का भी रूप लिया स्त्री आंदोलनों ने, तो उसके प्रति एक बड़ी सतर्कता थी। इसलिए उन्होंने इस चीज को समझने में देर नहीं लगाई कि अस्मिता की सुरक्षा अपने संस्कारों में, संस्कार बचाने होंगे। और इस बात को जब भारतेंदु कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं है शूल, तो यह निजता सिर्फ भाषा के संदर्भ में नहीं आती, यह निजता अतीत के संस्कारों से भी जुड़ती है। संस्कार का संबंध धर्म से है, इसलिए अस्मिता की सुरक्षा धर्म से जुड़ी और धर्म की सुरक्षा स्त्री की सुचिता से। इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब जानते हैं कि धर्म का दारोमदार स्त्री के ही कंधों पर होता है। हिंदी प्रांतीय पत्र पत्रिकाओं में जो आंदोलन हुआ उसमें मुख्य मुद्दा सामाजिक सुधार, शिक्षा सुधार आदि का नहीं था। जैसा कि हम द्विवेदी काल के को जब हिंदी नवजागरण का नाम देते हैं तो उस नवजागरण में मुख्य रूप से शामिल था भाषा का परिष्कार, साहित्य का परिष्कार। साहित्य के लिए एक स्वर्णिम काल के रूप में वह दौर सामने आता है। और इस समय तक जो था, जितने भी नियम बन चुके थे स्त्री के लिए कि हाँ सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, विधवा विवाह होने चाहिए, भ्रूण हत्या आदि के खिलाफ चेतना थी, लेकिन उस सब के बाद भी एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था लामबंद हो चुकी थी। धर्म के परंपरागत स्वरूप में बुनियादी सुधार जरूर शुरू हुए थे, लेकिन उनका नजरिया व्यवस्था में बदलाव के खिलाफ था। वो चाहते थे कि व्यवस्था में किसी तरह के बदलाव ना हो जाए, हाँ हम धर्म अपने अनुसार सुधार लेंगे, अगर आपको ज्यादा ही लग रहा है तो हम स्त्रियों को थोड़ी बहुत छूट दे देंगे। बाल विवाह का आंशिक विरोध था। गोखले पूरी तरह से इस बात का उम्र को लेकर के तो वो पूरी तरह से विरोध कर रहे थे कि लड़कियों के विवाह की उम्र 11 वर्ष नहीं होनी चाहिए। 11 वर्ष की लड़की उन्हें बहुत बड़ी लगती थी विवाह के लिए। विधवा विवाह के प्रश्नों पर भी कुछ अपवादों को छोड़ दें तो हमेशा या तो विरोध रहा या विरोधाभास। शिक्षा को लेकर के बलिया में भारतेंदु एक भाषण में कहते हैं, स्त्रियों को ऐसी चाल से शिक्षा दीजिए कि वह अपना कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें, लड़कों को सहज शिक्षा दें। तो दूसरी ओर वही भारतेंदु 1882 में हंटर आयोग में जब शिक्षा के पाठ्यक्रम निर्धारण की बात आती है तो वह कहते हैं कि लड़कियों को प्रेम सागर ग्रंथ नहीं पढ़ने देना चाहिए क्योंकि उनके नैतिक चरित्र का विकास नहीं करेंगे। तो दूसरी ओर वह विद्या अंकुर और इतिहास तिमिर नाशक पढ़ने की भी कवायद नहीं करते। वो कहते हैं पढ़ाना बेकार है, विज्ञान के विषय या इतिहास के विषय को पढ़ करके लड़कियां क्या करेंगी। उनके लिए घरेलू प्रबंध बताने वाली, उनके नैतिक चरित्र का विकास करने वाली पाठ्य पुस्तकें ही पाठ्यक्रम में शामिल होनी चाहिए। ये वही भारतेंदु हैं जो 1874 में बाला बोधिनी नाम से पहली स्त्री विषयक पत्रिका निकालते हैं और साथ ही नारा देते हैं, नारी नर सम हुई, नारी नर के समान है। इस पत्रिका का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये है कि इसने स्त्रियों में एक ऊर्जा का संचार किया। लेकिन अगर हम बाला बोधिनी के संदर्भ में ही देखते हैं तो आर्य की एक राजकुमारी की कहानी उसमें छपती है जिसके लेखक मिस्टर चौबे हैं। वो कहानी सुनाते हैं उसकी वीरता की और अंत में लिखते हैं कि अति माया अति साहस बुरा फल देती। खुद भारतेंदु नीलदेवी की कहानी सुनाते हैं। उस नाटक में, उस कहानी में वो ये कहते हैं कि हाँ, उसमें वो उसकी वीरता की कहानी सुनाते हैं और अंत में उसके सती होने को महिमा मंडित करते हैं और उसको भारत की गौरव
कालीन गाथाओं से और परंपराओं से जोड़ते हैं। जिस देश में समाज सुधार का आरंभ ही सती प्रथा के प्रतिबंध से हुआ हो, सती प्रथा के प्रतिबंध से ही स्त्रियों को मनुष्य होने का अधिकार प्राप्त हुआ कि हाँ वो भी मनुष्य है, उन्हें भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। जब स्त्री सुधार इस चीज को लेकर के होते हैं, वही भारतेंदु नील देवी ने सती का महिमा मंडन और गौरव गान करते हैं। भारतेंदु के यूके के कन्या साहित्यकार प्रेमगंज जी का मानना था कि विधवा स्त्री का सती होना उसकी इच्छा पर निर्भर होना चाहिए, ना कि उसको जोर जबरदस्ती की जाए। मतलब सती होने से उनको कोई वो दो राय नहीं थी, हो सकती है स्त्रियां सती यदि वो चाहे, यदि उनकी इच्छा हो तो। अब आप सोचिए कि कोई भी स्त्री पति मर गया, वो उसके लिए मन टूटने का कारण हो सकता है, जीवन आगे चलाने का एक प्रश्न हो सकता है, पर मरने का प्रश्न शायद ही किसी के लिए हो। इसको दूसरी तरह से भी सोचिएगा कि क्या कभी पुरुषों के लिए पत्नी का मरना मरण का प्रश्न बनता है या एक नए विवाह की खुशी का आगमन का। हमने कहा कबर में एक दिन आपकी फोटो देखी थी। भारतेंदु काल हो या नवजागरण काल, उसे कभी कभी एक द्वंद्व काल भी कहा जाता है, विरोधाभासों का भी काल कहा जाता है। 1883 में कवि वचन सुधा में भारतेंदु स्त्री शिक्षा नाम से एक लेख लिखते हैं और वह कहते हैं ये बात, तो अगर हम स्त्रियों को शिक्षा नहीं देंगे तो देश की उन्नति कदापि नहीं होगी। यदि हमारी स्त्रियां शिक्षिता ना होंगी तो सामंजस्य की समस्या आएगी, पुरुष विद्वान और पंडित होंगे और स्त्रियां मूर्खाएं होंगी। आपस में अगर सामंजस्य नहीं होगा तो कलह होगा। हम कह सकते हैं कि इस तरह के लेख मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखे गए थे कि सामान्य जनता को या सामान्य लोगों को स्त्री शिक्षा का महत्व समझाया मनोवैज्ञानिक तरीका ही हो सकता। पर इस दृष्टि में बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में अशिक्षा के संबंध में एक व्यंग छापा था, जिसमें वो कहते हैं बाबू साहब विलायत की राह लिए कदम उठाए हैं, बबुआइन घर पर गोबर ही पाथती हैं, मिस्टर स्वयं सो कहलाए जाने की उमंग में बाबू साहब फूले नहीं समाते, ललाइन कोना ढकती ही रह गई। तो स्त्रियों को शिक्षा देने का कारण स्त्रियों की स्वयं की चेतना को जागृत करना तो कदापि नहीं था, सामंजस्य स्थापित करना, भद्र पुरुष जो थे, एक जो भद्रलोक नया बना था उसमें उपनिवेशवाद में शामिल होने के लिए एक जो ललक थी उसमें पत्नी गोबर पाथती हुई तो नहीं होनी चाहिए ना, वो थोड़ी शिक्षिता हो तो जाने में भी मतलब उस भद्रलोक में शामिल होने में सहजता रहेगी। अब अगर स्त्रियों के विषय में हम देखें तो बाला बोधिनी के प्रकाशन ने भले ही कोई नई चेतना नहीं जगाई थी, लेकिन उसने स्त्रियों के लिए एक पत्रिकाएं छापने का एक नई ऊर्जा प्रदान करी, पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक नई ऊर्जा दे दी थी स्त्रियों को। तो 1885 में हेमंत कुमारी ने सुगृहिणी छापी, उसके बाद उसका संपादन होता है, कुछ वर्षों में ही वह बहुत लंबा उसका प्रकाशन काल नहीं रहा, लेकिन जितना भी प्रकाशन काल रहा उसमें उन्होंने शिक्षा के पक्ष में और जितनी भी जो बुराइयां थी, रूढ़ियां थी, उनके खिलाफ खुलकर लिखा। उसमें उन लोगों का, महिला संपादकों की हमेशा एक विशेषता रही कि उन्होंने सामंजस्यवादी जो एक समझौतावादी वो नहीं अपनाया। हाँ, उन्होंने कभी ये बात नहीं करी कि हमारी संस्कृति बुरी है या हमें अपनी संस्कृति के खिलाफ चले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मनुष्य के रूप में स्वीकारे जाने का एक अनुरोध नहीं कहूंगी, एक बात अपनी उन्होंने उस तरह से रखी। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में सीमंतनी उपदेश से तो आजकल हिंदी साहित्य में सभी लोग, तकरीबन सभी लोग परिचित हैं। सरस्वती गुप्ता, प्रेमवदा देवी, हेमंत कुमारी चौधरानी, यशोदा देवी, रुक्मणी देवी, हुक्म देवी आदि अनेक स्त्रियां थी जिन्होंने स्त्री आंदोलन को आगे बढ़ाया। समाज में इस समय स्त्री शिक्षा को लेकर के अब तक जो मैंने कहा उससे भी स्पष्ट होता है, बाकी भी दो दृष्टिकोण पनप रहे थे। एक स्त्री शिक्षा
एक स्त्रियां अपनी शिक्षा, अपनी चेतना, अपने व्यक्तित्व के विकास को लेकर के किस तरह से प्रतिबद्ध हो रही थी, तो दूसरी ओर पुरुष सुधारक उनके लिए एक सांचा तैयार कर रहे थे कि हाँ, आप चल सकती हैं पर इतना, पढ़ सकती हैं पर इतना, इतना लिख सकती हैं, इतना ये कर सकती हैं, समाज सभाओं में भी किस तरह से जा सकती हैं। उसी के समाज, आर्य समाज जैसी संस्थाएं जो संस्कृति की रक्षा हेतु आज तक भी प्रयासरत हैं, वो अलग तरह की पत्रिकाएं निकाल रही थी, जिसमें सीता सावित्री की कहानी, सीता सावित्री बनने की प्रेरणा अनेक तरह से दी जाती थी और कहा जाता था कि नई आतताई महिलाओं से बचिए जो अपने अधिकारों की मांग कर रही। इसी संदर्भ में हाँ, एक और बात थी कि 19वीं सदी के अंत में भी एक थी, 1888 में आनंदीबाई जोशी डॉक्टरी पढ़ने अमेरिका गई। ये पुरुषवादी नजरिया की बात कर रही हूँ या समाज के नजरिए की बात कर रही हूँ। 1888 में वो आनंदीबाई जोशी जो थी अमेरिका पढ़ने गई। जब वो वहां से लौटी तो समाज में जो भद्र पुरुष थे, जो सामाजिक सुधारों को के आंदोलनकारी भी थे, उन्होंने अपनी स्त्रियों को उनसे इलाज करवाने के लिए मना किया। और एक समय ऐसा आया कि जब वह टीबी से पीड़ित हुई, उस समय किसी भी डॉक्टर ने उनका इलाज करने से मना कर दिया। पंडिता रमाबाई भारतीय कांग्रेस के 5वें अधिवेशन में एक ऐतिहासिक भाषण देती है, विधवाओं के सर मुंडाए जाने का विरोध। वह कहती है कि यह बात पुरुषों को स्वयं करनी चाहिए कि जब आप उपनिवेशवाद ब्रिटिश समाज में जो है, आप अपना पूरी तरह से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो आप स्त्रियों को अपने घरों में क्या उनकी ये दर्द वाली हालत नहीं देखते हैं? चिल्ला चिल्ला कर ब्रिटिश सरकार में तो प्रतिनिधित्व की आप मांग कर रहे हैं, उस तरह की स्वतंत्रता अपने अपने परिवारों में क्यों नहीं देते हैं? 1882 में महिला आयोग ने हंटर आयोग के सामने अपने विचार रखे। रमाबाई ने चिकित्सक और पैरा चिकित्सक के तौर पर स्त्रियों को शिक्षण दिए जाने पर बल दिया। उनके लिए मेडिकल औषधालय बनाए जाने की मांग करी। उन्होंने कहा कि हमारी स्त्रियां पुरुष चिकित्सकों के पास जाने से कतराती हैं, इस कारण उनकी मृत्यु दर भी ज्यादा है। प्रसव काल में, गर्भावस्था में उनकी मृत्यु दर ज्यादा है। अतः स्त्रियों के लिए एक अलग से औषधालयों का निर्माण होना चाहिए। ये इतना प्रभावशाली भाषण था कि हंटर आयोग ने इंग्लैंड में रमाबाई और उनके कार्य पर उनके इस भाषण को अनुदित करके पढ़ा और महारानी विक्टोरिया ने उसके बाद लेडी डेफरिन मेडिकल कॉलेजेस बनवाई। एक चेन बनी, एक दो कॉलेज नहीं, एक चेन बनी, अनेक औषधालय खुले। इसी समय महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख जैसी स्त्रियां भी थी जो घोर सामाजिक विरोधों को सहते हुए सिर्फ शिक्षा की ही नहीं और स्त्रियों के, निम्न जातियों के उद्धारों के भी अनेक सुधारों के प्रयास कर रही थी। अब 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जो नवजागरण काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी काल को जो नवजागरण काल का नाम दिया गया, वह सरस्वती पत्रिका के कारण, सरस्वती पत्रिका के साहित्य के विकास और समृद्धता के कारण। लेकिन इसी समय में करीब करीब 1909 में एक और पत्रिका छपी थी, स्त्री दर्पण, और गृहलक्ष्मी का भी प्रकाशन उसी के आसपास हुआ। ये दोनों ही स्त्री के लिए आंदोलन कह सकते हैं हम, स्त्री सुधारों में इन दोनों पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1911 में निकलने वाली मर्यादा पत्रिका जो कि एक सामाजिक राजनीतिक पत्रिका थी, उसने भी स्त्रियों के लिए सामाजिक सुधारों की आवश्यकता को बहुत शिद्दत के साथ, बहुत गहराई के साथ महसूस किया और उसने 2 विशेषांक निकाले जिसके संपादन का भार भी स्त्रियों को ही दिया। उमा नेहरू ने उन दोनों अंकों का संपादन किया और उन लेखों में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो स्त्री दर्पण में छपने वाले हों, गृहलक्ष्मी में छपने वाले हों और मर्यादा में तो जो छपे थे उसके सभी लेखों में आप किसी भी लेख में
ना तो सीता सावित्री बनने की प्रेरणा है, ना ही हथियार उठा लेने की प्रेरणा। सीधे सीधे वो मनुष्य, रामेश्वरी देवी नेहरू जब सुगृहिणी का संपादन करती हैं तो वो शुरू में ही कहती हैं कि इस पत्रिका का उद्देश्य है स्त्रियों को मनुष्योचित अधिकार दिलाना। स्त्रियों को मनुष्योचित अधिकार दिलाना ही इस पत्रिका का उद्देश्य है। हाँ, मैं कह रही थी मर्यादा में जितने भी लेख निकले उसमें कहीं भी कोई महिलाओं की घरेलू भूमिका को निभाने के लिए कोई लेख नहीं निकले। हाँ, उसमें ये था कि हाँ, हम पढ़ लिखेंगी तो हम अपने घर में बालकों में शांति स्थापित कर सकेंगी, नैतिक शिक्षा दे सकेंगी, उच्च नैतिक बल भी स्थापित कर सकेंगी, लेकिन साथ ही साथ अर्थोपार्जन और शिक्षा पर भी बहुत जोर दिया गया। अछूतों पर भी उसमें लेख, अछूतों की निम्न दशा पर भी उसमें लेख छपे। उमा नेहरू खुद अछूत पर एक लेख लिखती हैं जिसमें वह पूछती हैं कि अगर कोई कुत्ता भी आपके बर्तनों को छू लेता है तो आप धो करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अगर एक शूद्र जो है आपके किसी भी बर्तन को छू ले तो आप उसे आग में डाल करके भी पवित्र नहीं करते। तो एक मनुष्य को आपने जानवर की श्रेणी से भी नीचे गिराया हुआ है। वो सिर्फ उमा नेहरू सिर्फ स्त्री शिक्षा पर ही नहीं बोलती हैं, वो समाज के हर वंचित पीड़ित वर्ग की तरफ से आवाज उठाती। उसमें कुसुम कुमारी भी एक लेखिका थी जो ठोस लेखन का काम कर रही थी। दूसरी ओर सरोजनी नायडू जैसी महिलाएं भी स्वाधीनता में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। 1917 में सरोजनी नायडू की अगुवाई में स्त्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल को मार्टिन्यू से मिलकर कांग्रेस मुस्लिम लीग और कांग्रेस काउंसिल के सदस्यों के बीच में उन्होंने स्वराज की मांग का समर्थन किया और साथ में स्त्रियों के अधिकारों की भी आवाज उठाई। उमा नेहरू ने अनेक लेख लिखे स्त्रियों के वोट के अधिकार पर। चांद में भी निरंतर लेख छपते रहे उसके प्रकाशन काल आरंभ होने के बाद। लेकिन हमारे जो 20वीं सदी के अंत के कुछ विचारक आए, उन्होंने ऐसा कुछ कहा जो मैंने पढ़ा कि भारत में स्त्रियों को वोट का अधिकार बैठे बिठाए मिल गया। और ये वह आलोचक हैं जिनसे हमें प्रेरणा मिली कि हम नवजागरण पर कार्य करें। तो मेरा यह मानना है या कहना है कि हाँ, आपने उनको वोट के अधिकार एक तो सहज ही नहीं दिए, स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार भी सहज रूप में नहीं मिला, क्योंकि उसकी शिक्षा के अधिकार के पीछे उसकी चेतना की जागृति नहीं थी, उसके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं था। दूसरी तरफ अगर हम उस समय के समकालीन आलोचकों या उसके सुधारकों और नेताओं की बात करें, उसमें महत्वपूर्ण नाम आता है गांधी जी का। गांधी जी के लिए कहा जाता है कि गांधी जी ने स्त्री मुक्ति, स्त्री शिक्षा में बहुत कार्य किया और उन्हीं की वजह से स्त्रियां घरों से बाहर निकली। तो जरूरत तो सिर्फ साहित्य को पढ़ने की है, जरूरत तो सीमंतनी उपदेश, स्त्री पुरुष में समानता और उस काल की पत्रिकाओं को पढ़ने की है। पढ़िए तो आपको सहज समझ में आएगा कि गांधी जी ने उस आवाज को बुलंद किया। हाँ, पुरुष सत्तात्मक समाज में, पुरुष समाज में गांधी जी की आवाज का अपने साथ में मिलना स्त्रियों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसकी वजह से पर्दा प्रथा, भ्रूण हत्या, समानता आदि के विचारों को, स्त्रियों के विचारों को उनके द्वारा बहुत बल मिला। गांधी जी के सबसे ज्यादा निशाने पर एक प्रथा थी, वह पर्दा प्रथा। जहां तक शिक्षा की बात है, गांधी जी के जो शिक्षा के संबंध में स्त्रियों को लेकर के विचार थे, स्त्रियों की शिक्षा को लेकर के विचार थे, उसमें बहुत विरोधाभास है। और विरोधाभास भी नहीं कहना चाहिए, वो सीधे सीधे स्पष्ट विचार वो हैं कि स्त्रियों को सिर्फ उतनी ही शिक्षा देनी चाहिए जितना कि उनके नैतिक बल और विकास में सहायक हो। देश के लिए किसी भी कार्य को करने के लिए उस शिक्षा को तो कतई आवश्यक मानते ही नहीं। वो सीधे सीधे कहते हैं कि मैं नहीं मानता, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन अनपढ़ स्त्रियां भी ठीक उसी तरह से
उनको मनुष्यों के अधिकार मिलने चाहिए, उनको दासी की तरह नहीं ट्रीट किया जाना चाहिए। यहाँ तक तो सही बात है कि हाँ, गांधी जी शिक्षा के आधार पर मनुष्यता का विभाजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब जो शिक्षा अर्थोपार्जन की का माध्यम हो, स्त्रियों की स्वतंत्रता, मुक्ति, आवाज का माध्यम हो, चेतना से जुड़ी हो, आप उसको बहुत गैर जरूरी माने, तो यह बात कहीं ना कहीं नकारात्मक होती है स्त्रियों के पक्ष में। भारत भगिनी में उन्होंने भारत भगिनी समाज में उन्होंने एक भाषण दिया था जो 1919 में स्त्री दर्पण पत्रिका ने छापा था। उसमें वह कहते हैं कि मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो समझते हैं कि स्त्री को पढ़ाने लिखाने से ही जागृति संभव होगी। स्त्रियों को पहले पढ़ना लिखना सिखाए बिना भी हम उनकी दुर्दशा की बात समझ सकते हैं। पुरुष संगनी है, पुरुष की संगनी है स्त्री, और पुरुष के बराबर ही मानसिक शक्ति भी रखती है। और लेकिन मेरा ऐसा विश्वास नहीं है कि लड़कियां या महिलाएं पढ़ लिख करके टाइपिस्ट बने। अर्थोपार्जन से समाज की व्यवस्था के बिगड़ने का डर उनके मन में था, जिसे वह यहाँ कहते हैं। साथ ही साथ वो अंग्रेजी शिक्षा को भी स्त्रियों के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। वह कहते हैं हाँ ठीक है, सरकारी आज के ब्रिटिश काल में, आज के उपनिवेशवाद में सरकार से मिलने जुलने अपनी बात रखने के लिए स्त्री शिक्षा जरूर आवश्यक है, लेकिन घर चलाने के लिए स्त्री शिक्षा अंग्रेजी शिक्षा स्त्री नहीं अंग्रेजी शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं। समाज सुधारकों की वो लाला लाजपत राय हो, गोखले हो, नेहरू हो और हमारे साहित्यकार भी थे, उन्हीं पर कटाक्ष करते हुए उमा नेहरू लिखती हैं कि हमारे समाज सुधारक अभी तक इसी मनोवृत्ति से नहीं उभरे हैं कि पर्दा उठाऊं अथवा ना उठाऊं, उठाऊं तो कितना उठाऊं। उमा नेहरू जो थी वो प्रखर लेखिका ही नहीं, एक समाज सुधारक भी थी। राजनीतिक व्यक्तित्व का भी उन्होंने उनका बनाव बहुत, मतलब राजनीति में भी वो सक्रिय रही, बाद में भी एक बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी महिला थी। 1917 में स्त्री दर्पण पत्रिका की संपादिका रामेश्वरी नेहरू ने रंगून में एक भाषण दिया। वह कहती हैं कि सीता, सावित्री, दमयंती, शकुंतला ये सभी स्त्रियां पर्दे में रहने वाली स्त्रियां नहीं थी जिनका आप उदाहरण देते रहते हैं। इसलिए स्त्रियों को मूर्खता के गर्त में न फेंक कर उन्हें पुराणों के चरित्र सुनाकर गूंगी गुड़िया के रूप में उनकी कल्पना न करिए। कल्पना कीजिए कि अगर सीता, सावित्री या दमयंती या शकुंतला जैसा व्यक्तित्व जो भरत जैसे चरित्र का, भरत जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो व्यक्तित्व अगर अभी साकार हो जाए तो आप उन्हें भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 20वीं सदी में स्त्री शिक्षा और राजनीतिक आंदोलनों, स्त्री शिक्षा और राजनीतिक अधिकार ये आंदोलनों के मुख्य मुद्दा थे। यही एक रास्ता था कि शिक्षा और राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति से ही जो है स्त्रियां अपने अधिकार पा सकती थी। एक और गृह लक्ष्मी में पढ़े एक लेख छपा था जिसका मैं उदाहरण जरूर देना चाहूंगी। एक उर्दू कवि थे अकबर, स्त्री शिक्षा के विरोधी थे। पद्म सिंह शर्मा ने भी उनके स्त्री शिक्षा के विरोध में जो उन्होंने लेख लिखा था उसका समर्थन किया। वह कहते थे कि स्त्री शिक्षा जो है, आधुनिक शिक्षा जो है, स्त्रियों को निर्लज्ज बनाएगी। इसके जवाब में 1917 में हृदय मोहिनी ने एक लेख लिखा जिसमें लिखा था, अकबर महाशय के विचार फिर घुने हुए पुराने गेहूं के समान है। वह इतने संकीर्ण हैं कि कदापि मानने योग्य नहीं है। इस लेख में अकबर ने स्त्रियों को सामाजिक शिक्षा देने का विरोध करते हुए फप्ती कसी। वो लिखते हैं, पब्लिक में क्या जरूर की जाकर तनी रहो, पढ़ लिख कर अपने ही घर में देवी बनी रहो। इस पर हृदय मोहिनी ने भी एक सेम पैरोडी बना करके उनको जवाब दिया, पब्लिक में क्या जरूर कि जाकर तने रहो, पढ़ लिख कर अपने ही घर में ईश्वर बने रहो। तुमको घर में बैठा कर पूजा करेंगे हम हो जो घर में बैठ नलाटों को होवे गम। स्त्रियां बराबर उस समय लिख रही थी, अपने अधिकारों के प्रति सचेत भी थी, मांग भी कर रही थी।
और बराबर जवाब भी दे रही थी। रामेश्वरी देवी, रामेश्वरी नेहरू, उमा नेहरू, यहाँ पर मैंने हृदय मोहिनी का उदाहरण दिया। कुसुम कुमारी अपने एक लेख में लिखती हैं पर्दा प्रथा पर कि जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, स्त्रियों को अलग से बैठा दिया गया एक पर्दे की ओट में, तो वह कहती हैं कि गांधी जी जो पर्दे का विरोध करते हैं, उन्हीं का भाषण सुनने के लिए हमें दूर कोने में पर्दे की ओट में बैठा दिया जाता है, यह विरोधाभास सही नहीं है। इसके खिलाफ वो काफी पूरा एक लेख लिखती है। एक और गांधी जी के, मैं बार बार उनका जिक्र करूंगी, क्योंकि गांधी जी जो हैं एक समाज में, समाज सुधारकों में उनका नाम सर्वोपरि आता है, एक तरह से पुरुष समाज सुधारकों में। गांधी जी ने बहुत स्त्रियों के लिए बहुत मार्ग सुगम भी किया कहा जाए तो, लेकिन उनके विचारों में निरंतर विरोधाभास होता है। शिक्षा को लेकर के मैं बात कर चुकी हूँ, तो वह स्त्रियों को शारीरिक बल में भी कहीं ना कहीं कमजोर मानते थे। दांडी मार्च जब नमक सत्याग्रह हुआ तो वो स्त्रियों को उस मार्च में भाग लेने से रोक रही। कारण था कि वह इतना पैदल नहीं चल सकती हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हैं, थक जाएंगी। सरोजनी नायडू के नेतृत्व में अन्य स्त्रियां आगे आईं, बहुत सारी स्त्रियां आगे आईं और उन्होंने विरोध किया कि हम आपके साथ चलेंगे, इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। लेकिन वह गांधी जी थे और उन्होंने उन्हें किसी भी सही बात पर झुकने के लिए, गांधी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि उन्होंने किसी भी सही बात पर झुकने के लिए कभी अपनी रीढ़ अकड़ा के नहीं रखी। उन्होंने महिलाओं की यह बात पे सहमति दी, महिलाएं मार्च में शामिल हुई और उपस्थिति के साथ अपने शारीरिक बल की कमजोरी के इस अवधारणा को गलत भी सिद्ध किया। वोट के संदर्भ में मैं बात कर चुकी हूँ कि जब कहा जाता है कि वोट के संघर्ष में स्त्रियों को ज्यादा लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी, तो उसके लिए आप चांद के अंक उठा करके देख लीजिए, मर्यादा के अंक उठा करके देख लीजिए, जाइए पढ़िए। नवजागरण किताबों में कुछ उद्धरणों में नहीं है, नवजागरण है उस काल की पत्रिकाओं को पढ़ने में। कोई भी नवजागरण हो, काल का अध्येता हो, विचारक हो, उनसे यही कहना है कि कम से कम 2-4 वर्षों की उस समय की पत्रिकाएं रेंडमली उठा करके पढ़िए, देखिए, तब आपकी अवधारणा में जरूर, धारणाओं में जरूर बदलाव आएगा। अब साहित्य में अगर हम बात करें तो सबसे जो पहले नाम आता है, जो सबसे बड़ा नाम तो शायद न कहना कुछ लोगों को उचित ना लगे, बंग महिला। बंग महिला की कहानी को प्रथम मतलब कहानियों में से गिना जाता है, दुलाईवाली। कहानीकार के रूप में आपने उन्हें शामिल किया, बहुत अच्छी बात, लेकिन उन्हीं के द्वारा लिखे गए व्यंग लेख चंद्रदेव से मेरी बातें और जोधाबाई नाम का एक लेख है जो उनकी इतिहास दृष्टि और उनकी अध्ययन की असीमितता को वर्णित करता है। चंद्रदेव से मेरी बातें में वह देश में शिक्षा, सामाजिकता और जो उपनिवेशवाद से उत्पन्न समस्याएं थी, शासन व्यवस्था की समस्याएं थी, उन पर वो कटाक्ष करती हैं चंद्रदेव को माध्यम बना करके। चंद्रदेव से वह सारी बातें कहती हैं। उस लेख में वह सारी समस्याओं का वर्णन करती हैं, दोहरी मानसिकताओं का भी वर्णन करती हैं। उस लेख को कोई संज्ञान नहीं लेता, ना ही जोधाबाई जैसे लेख हो जिसमें वह यह सिद्ध करती हैं कि अकबर की जो पत्नी जोधाबाई थी वह कोई जोधपुर की राजकुमारी नहीं थी, और इसको वो सप्रमाण सिद्ध करती है। इस पर कोई चर्चाएं नहीं होती। उसी तरह से महादेवी वर्मा के साथ भी हुआ। छायावाद की चौथी स्तंभ, महान कवयित्री, रहस्यवादी कवयित्री, जो विस्तृत नभ में अपना कोना ढूंढती रह जाती है। विस्तृत नभ के कोने में उनको कोई स्थान कम से कम उस समय नहीं मिला। श्रृंखला की कड़ियां लाइब्रेरियों में, विचारकों की लाइब्रेरियों में, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में पुस्तकों के बीच में एक दबी हुई पुस्तक के रूप में जरूर उपलब्ध है, लेकिन गहन विचार विमर्श में नहीं।
उसी तरह से जब कहा जाता है कि महिलाओं ने भी कोई उत्कृष्ट लेखन नहीं किया, तो उसके संदर्भ में हम उमा नेहरू का एक लेख देख सकते हैं, सुख दुख, जिसमें वो मनोवैज्ञानिक ढंग से सुख दुख की व्याख्या करती हैं। यह बात मैं स्पष्ट कर दूं, बहुत स्पष्ट कर दूं कि यह लेख 1911 में अगस्त में छपा था, जबकि शुक्ल जी के लेख प्रकाश में नहीं आए थे। जितने भी मनोवैज्ञानिक लेख थे वो पहले ही लिख चुकी थी, उस पर कोई गहन विचार विमर्श होता नहीं, ना ही उनको नोटिस करने योग्य समझा जाता है। सदी के महानायक आलोचक इस बात को कहते हैं स्त्रियों के लेखन पर कि स्त्रियां रसोई मसालों के हाथों से लिखती हैं, कहानी लिख सकती हैं, कविताएं लिख सकती हैं, विरह वेदनाएं लिख सकती हैं, लेकिन जब वो एक विचारक के रूप में सामने आती हैं तो हम सामंती पुरुष विचारक बन जाते हैं। सिमोन द बोवार, प्रभा खेतान आदि सब बौद्धिक विमर्श में स्थान पाते हैं, और ऐसे भी विचारकों की कमी नहीं जब वो ये कहते हैं कि स्त्रियां विमर्श के द्वारा पुरुष बन जाना चाहती हैं। हाँ, पुरुष बनना चाहती हैं। क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मनुष्य होने के सारे अधिकार तो आपने अपने पास रखते हैं। तो समझिए कि वो पुरुष नहीं होना चाहती, वो मनुष्य होना चाहती है। रामेश्वरी देवी नेहरू के एक और मतलब उन्होंने एक और बात का वर्णन किया था अपने स्त्री दर्पण के संपादकीय में। वे कहती हैं, जब स्त्रियां वोट का अधिकार मांग रही थी तो अनेक वाद विवाद उत्पन्न हुए थे, और विवाद ही उत्पन्न हुए थे। विपक्ष में बहुत सारे लेखकों ने लिखा था। वे लिखती हैं कि स्त्री शिक्षा के विरोधियों ने सफ्रेजेट स्त्रियों यानी वोट के अधिकार के संघर्ष करने वाली स्त्रियों को एक मुद्दा बना रखा है। विरोधी कहते हैं, यदि ध्यान दीजिएगा, विरोधी कहते हैं कि यदि यहाँ आप भी अपनी स्त्रियों को स्वाधीनता दोगे, ज्ञान विज्ञान से परिचित होने दोगे, तो वह पश्चिम की सफ्रेजेट स्त्रियों की तरह बम लेकर तुम्हें मारने दोगे। तो ये विचार थे। उसी तरह से शुक्ल जी भी स्त्रियों की शिक्षा जो उन्हें निर्लज्ज बना दे, उसी तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी भी अपने लेखों में बार बार लिखते हैं कि वो स्त्रियों की उस स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है जो उन्हें सीता, सावित्री, दमयंती बनने से रोकी। और जहां तक महिला लेखिकाओं की बात है तो उषा देवी मित्रा का लेखन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर लेखन रहा। प्रेमचंद के हंस में उनकी पहली कहानी मातृत्व छपी, और बहुत सारी कहानियां उनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपी। कमला चौधरानी, जिन्होंने करीब 80 से 100 करीब करीब कहानियां लिखी और अनेक लेख लिखे, उन पर हाँ, उनकी जो संग्रहों की भूमिका थी, उन्हें प्रेमचंद ने, बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखा। जब मैं हंस या बनारसी दास चतुर्वेदी और प्रेमचंद का नाम ले रही हूं तो इसका मतलब सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई लेखिकाएं दोयम दर्जे की लेखिकाएं नहीं थी, कोने में पड़ी हुई डायरियों के पन्ने नहीं रंग रही थी। इनका लेखन प्रकाशित हो रहा था। और प्रेमचंद और हंस पर तो आप इतना तो विश्वास कर ही सकते हैं कि उसमें छपने वाले लेखन उत्कृष्ट ही रहा होगा। लेकिन कितने लोग उषा देवी मित्रा को जानते हैं, कितने लोग कमला चौधरानी को जानते हैं, कितने लोग उमा नेहरू के नाम से जरूर परिचित होंगे, लेकिन कितने लोग उनके युद्ध क्षेत्र की सैर से परिचित हैं। जब नामवर जी कहते हैं कि स्त्रियां मसाले के हाथों से लिख रही थी, तो आप जाइए उनका युद्ध क्षेत्र की सैर पढ़िए, वो आपको उन्हीं मसालों के हाथों से युद्ध क्षेत्र में लेकर के जाएंगी और आपको पूरी तरह से ये बताएंगी कि हाँ, स्त्रियां सिर्फ युद्ध क्षेत्र में नहीं विचरती, सॉरी किचन में नहीं विचरती, वो युद्ध क्षेत्र में भी उतनी ही गहनता के साथ विचर सकती हैं, गहनता के साथ लिख सकती। बातें तो बहुत हैं, लेकिन लगता है टाइम हो गया है, तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। बाकी जो है ठीक। मैं अपनी ओर से और अपने मित्रों की ओर से बहुत आभार प्रकट करता हूँ इस व्याख्यान के लिए। जो सुनंदा जी ने हमारे बीच नवजागरण के
स्त्री पक्ष के बहाने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस व्याख्यान से हमारे श्रोता दूसरे रूप में लाभान्वित हुए होंगे। उनके सामने बहुत सारे प्रश्न आए, कैसे एक स्त्री के लिए दो मोर्चे हैं, घर है, किचन है, वह भी उसे देखना है, और जो समाज की वैचारिक बहसें हैं, यह कहकर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसमें वो शामिल नहीं रही है, उसमें भी वो शामिल रही हैं। उनको रेखांकित नहीं किया गया। यह हमारी दुराग्रह दृष्टि है या इसके पीछे कोई साजिश है, अभी इसका निराकरण तुरंत करना मुश्किल है। जिस बात को सुनंदा जी ने रेखांकित किया वो यह है कि स्त्रियों का सारा लेखन मनुष्यता के बराबर के अधिकार को पाने के लिए प्रयासरत है कि हमें भी बराबर का मनुष्य समझा जाए, हमें कोई अलग से देवी न समझा जाए, और मनुष्य होने का जो न्यूनतम सम्मान है, जो हमारे समाज में पुरुषों को स्वाभाविक रूप से मिला हुआ है, वही सामाजिक सांस्कृतिक सम्मान, मनुष्य होने का सम्मान हमें भी मिले। और यह बहुत कठिन संघर्ष था, उस दौर में तो था ही, आज भी यह संघर्ष भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी यह संघर्ष जारी है, अभी भी वो सम्मान उनको हासिल नहीं हुआ है। मैंने सदियां गुजर गई, अगर कहा जाए कि 1 सदी से ऊपर का तो उन्होंने इतिहास ही गिनाया। 19वीं शताब्दी के मध्य के लेखन से उन्होंने शुरू किया और मध्य के लेखन से लेकर नवजागरण के लगभग 150 साल का इतिहास गिनाया, 150 साल, 250 साल का। और देखा जाए तो उसके पहले से वो संघर्ष जारी है किसी न किसी रूप में। तो अगर यह बुनियादी संघर्ष है स्त्री लेखन का या स्त्री चिंतन का कि हमें भी मनुष्य समझा जाए और मनुष्यता के बराबरी के अधिकार हमें दिए जाएं, और मुझे लगता है कि आज भी स्त्री लेखन के केंद्र में यही सवाल प्रमुख सवाल है। अलग से यहाँ कोई सवाल इसलिए नहीं आया है कि स्त्री लेखन शुरू ही होता है प्रश्न से, वह स्थापित मान्यताओं और मूल्यों के विरुद्ध प्रश्न से ही अपनी शुरुआत करता है। तो भला उन प्रश्नों पर क्या प्रश्न हो सकता है, उन प्रश्नों पर तो प्रश्न को खारिज करने का हो सकता है। हमें जरूरत है, हम साहित्य के पाठकों को, चाहे वो हम किसी लिंग से हों, स्त्री हों, पुरुष हों, समाज के जागरूक नागरिक होने के नाते उन सवालों पर जो नवजागरण के दौर में, जैसा उन्होंने कहा कि पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारे महत्वपूर्ण लेख, बहुत सारे महत्वपूर्ण विचार बिखरे हुए, उन्होंने बहुत गंभीरता और बहुत ध्यान से देखने पढ़ने और फिर से उसको रेखांकित करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि उन सवालों पर हम बहुत ही एक तरह से उदार होने का मतलब कोई अतिरिक्त महत्व न दें, लेकिन उन सवालों को जो अब तक इग्नोर किया जाता रहा, उन सवालों पर थोड़ी शिद्दत से, थोड़े कंसर्न के साथ, थोड़ी मजबूती से हम बात करें, तो इस व्याख्यान की भी और इस व्याख्यान श्रृंखला की भी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की भी कुछ सार्थकता हो पाएगी। मैं बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ अपनी जो हमारी वक्ता रही सुनंदा जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से, यहाँ उपस्थित श्रोताओं की ओर से। रूपा जी किसी विवाद से नाराज होकर चली गई, हालांकि उनके पास कुछ सवाल थे, उन्होंने ढेर सारे सवाल छोड़ रखे थे, लेकिन वो किसी बातचीत में नाराज होकर चली गई। और मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि उनके सवालों का जवाब आगे के व्याख्यानों में मिलेगा। अगर वो रहती तो यहाँ भी बातचीत हो सकती थी। मैं अपने सभी साथियों मित्रों की ओर से और अपने मंच की ओर से एक बार फिर बहुत आपका आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बातचीत खत्म नहीं हुई है। ये बातचीत, जो सवाल और जो संकेत आपने छोड़े हैं, उन पर हम लोग फिर कभी बातचीत करेंगे। ये श्रृंखला पूरी हो सकती है कि 2-4-10 व्याख्यान में पूरी हो जाए, लेकिन इन सवालों पर हम बातचीत करते रहेंगे। आपके इस व्याख्यान से हमारा यही वादा है और एक बार हम सब की ओर से आपको बहुत आभार। आपको भी।